जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी की समीक्षा करेंगे। जब हम किसी की कहानी की समीक्षा करते हैं तो सबसे पहले हमें लेखक की पृष्ठभूमि के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि लेखक की रचनाओं में लेखक के परिवेश की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो आइए सबसे पहले हम मोहन राकेश के जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। सबसे पहले आरंभिक नाम इनका मदन मोहन गुलानी था। एक लंबे अरसे तक ये मदन मोहन के नाम से जाने जाते रहे और अंत में मोहन राकेश के नाम से उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शास्त्री की उपाधि दी और संस्कृत में एमए किया। भारत पाक विभाजन के बाद परिवार सहित जालंधर में आवासीय और अध्ययन में वे लीन हो गए। कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया और फिर सारिका पत्रिका का संपादन कार्यभार अपने ऊपर लिया। 49 वर्ष की आयु में उनके आकस्मिक मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को दिल्ली में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं थी जो कहानियां हैं जिन्हें उन्हें प्रसिद्धि मिली। सबसे पहले मोहन राकेश जी ने कहानियों से ही लिखना प्रारंभ किया था। इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, औलाद का आकाश, आज के साए, एक और दुनिया, मिले जुले चेहरे आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। उपन्यास के क्षेत्र में भी इन्हें खूब ख्याति प्राप्त की है और इनके उपन्यास के जो भी पात्र है वो आज के समसामयिक पृष्ठभूमि से लिए गए हैं। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें। इनके नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस इनके प्रमुख उपन्यास। निबंध आखिरी चट्टान तक, पतझड़ का रंगमंच, ऊंची झील आदि इनके निबंध हैं। एकांकी, अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, अनुवाद जो दूसरे नाटकों का या रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया, इसमें से नाम है मृच्छकटिक, शंकुतलम, यात्रा वृत्तांत इनका आखिरी चट्टान तक है। मोहन राकेश जी प्रखर व्यक्ति के स्वामी, परंतु उनके स्वभाव और आचरण में एकरूपता का अभाव था। वे सदैव एक समान गरिमा पंडित रहने वाले व्यक्ति थे और इसी कारण उनके स्वजन तो क्या अपने समय को पर अधिकार न रख पाने के कारण स्वयं राकेश अपने बारे में अनिश्चितता के शिकार थे। मलबे का मालिक कहानी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसी कहानी से उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली और इनके जो पात्र हैं, संवाद है, वो आज भी हमारे दिल में अपनी विशेष छाप छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम कहानी का कथानक देखते हैं। चिराग का बूढ़ा पिता अब्दुल गनी लाहौर के मुसलमान के साथ अमृतसर आता है। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना है, दरअसल उन्हें यहाँ के बाजार और घरों को देखने का चाव था। कहने का तात्पर्य है कि जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, तो भारत 2 देशों में बट गया था, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। तो जो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान गए तो उनका मन था कि वह जब वापस यहाँ पर आए तो वह अपने जहां पर वो रहते थे तो वो अपने उन बाजारों को, गलियों को, घरों को देखे जो कभी अपने थे पर अब पराए हो गए थे। अमृतसर का बासा बाजार एक छोटा सा बाजार है जो अमृतसर में लगता है। यहाँ की दुकानें आग लगने से जलकर राख हो गई थी। एक लंबा समय बीत गया
वहाँ कई बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई, पर अनेक स्थलों पर अभी भी मलबे के ढेर पड़े थे। जब वहाँ से लोग अपने पुराने घरों को देखने आए तो उन्होंने बहुत परिवर्तन देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं जहाँ पहले उनके घर हुआ करते थे, और जो घर जला दिए गए थे वो मलबे के ढेर बन गए हैं, ऐसे ही पड़े हैं। तो उसमें एक हमारा प्रसिद्ध पात्र है अब्दुल गनी। अब्दुल गनी ने अपने मोहल्ले के मनोरी नामक युवक को पहचान लिया। दोनों आपस में हाल चाल पूछने लगे। गनी के पूछने पर मनोरी ने उसे मलबे का एक ढेर दिखा दिया। जब अपने घर के बारे में पूछा गनी ने मनोरी से, तो मनोरी ने उन्हें ले जाकर एक मलबे का ढेर दिखा दिया और बताया कि उन्हीं दिनों आपके मकान में आग लगा दी गई थी। तो अब यह मलबे का ढेर ही आपका घर है। तो छड़ी के सारे बड़ी कठिनाई से वहां पहुंचकर उसने मुंह से अनायास ही आहा निकल गई, हाय ओए चिराग दीन। उस मोहल्ले के लोग यह देखकर सोच रहे थे कि अब सारी असलियत खुल जाएगी। चिराग दीन उनके पुत्र थे जो एक दर्जी का काम करते थे। तो उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। कहने का मतलब है उनके बच्चे को उस त्रासदी में मार गिराया था, और अब लोग समझने लगे थे जिसने मारा है अब सब पता चल जाएगा। हकीकत यह थी कि एक दिन चिराग दीन खाना खा रहा था तो रखे पहलवान ने उसे आवाज देकर नीचे बुलाया। रखे पहलवान उसी गली में रहता था और उसका बहुत दबदबा था गली में। कहने का मतलब है कि एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति था। रखे पहलवान की वर्षों पुरानी यारी को ध्यान में रखकर वह विकट परिस्थिति की परवाह न करते हुए भी नीचे आ गया था। विकट परिस्थिति से मतलब है कि यहाँ उस समय भारत का विभाजन हुआ तो दोनों तरफ इस तरह की अफवाहें फैल रही थी कि यहाँ के लोग उधर के लोग इधर आने पर बसे थे और एक दूसरे को मार काटने पर तुले हुए थे। पर रखे पहलवान ने उसे धोखा दिया। उसे नीचे गिराकर उसके सीने पर चढ़ बैठा। अपने एक शागिर्द की सहायता से उसने मुसलमान चिराग का अंत तो क्या ही, साथ ही उसकी पत्नी जुबैदा और दो लड़कियों किश्वर और सुल्तानों को भी नहीं छोड़ा। तो केशवर उनकी बेटी थी। चिराग की। तो कहने का मतलब यह है कि रखे पहलवान ने अपने एक साथी के साथ मिलकर चिराग को भी मार दिया, उसकी पत्नी को भी और उनके दोनों बच्चों को भी। रखे पहलवान को यह पता भी न चला सका कि यह आग लगाने वाला कौन था। ये इसलिए मारा क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपना एक नया घर बनाया था और रखे पहलवान की नजर उस घर पर थी, तो वह उन्हें मारकर उस घर पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन उस मलबे को अपनी जागीर समझकर वह किसी को भी उसके पास फटकने नहीं देता था। उसके एक शागिर्द ने उसे अब्दुल गनी के उस मलबे को देखने की खबर दी। शागिर्द मतलब उसके एक साथी ने उसे बताया कि गनी आया है तो अपने घर के पास जहाँ पर मलबा है, अब जो मलबे का ढेर बन चुका है, वहां पर बैठा हुआ है। अभी पहलवान को सोचता इससे पहले उसने देखा कि मनोरी गनी की बाहें पकड़े उधर ही आ रहा है। उधर ही मतलब रखा पहलवान की तरफ आ रहा है। कुएं के पास पहुंचकर गनी ने रखा पहलवान को पहचान कर उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया। उसे रखे पहलवान से मिलकर न केवल प्रसन्नता व्यक्त की बल्कि उसे अपनी वर्तमान निराशा के बारे में भी अत्यंत शोकग्रस्त शब्दों के द्वारा बताया कि वह तो अपना भरा पूरा घर देखने आया था, पर यहाँ तो सब मिट्टी हो गया है। अब वह बहुत दुखी था गनी, और इसके बारे में वह रखे पहलवान से बात कर रहा था। लेकिन अभी तक गनी को पता नहीं था कि उसके परिवार को मारने वाला यही रखा पहलवान है, और वह ये जानना भी नहीं चाहता था गनी, क्योंकि उसे पता था इस त्रासदी ने दोनों तरफ से बहुत घरों को उजाड़ा है। इसमें हम किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं दे सकते। पहलवान के प्रति पूरा विश्वास प्रकट करते हुए उसने पहलवान से पूछा कि उसके यहाँ रहते सब कैसे हो गया।
जबकि उसके मुसलमान पुत्र चिराग को तो पहलवान पर पूरा भरोसा था कि रखे पहलवान के होते हुए उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। यह सुनकर पहलवान घबरा गया। पहलवान के लिए आभार प्रकट करते हुए गनी ने कहा, जी हल्का न कर रखिया, जो होनी थी सो हो गई। मैंने तुम्हें देख लिया तो चिराग को देख लिया। तुम सेहतमंद रहो, जीते रहो, खुशियां देखो। यह उसके आखिरी शब्द थे रखे पहलवान से। उसके मन में इस प्रकार का मलाल नहीं था कि यहाँ के लोगों ने उसके पुत्र को और उसके पूरे परिवार को मार दिया है। उस रात रखा पहलवान रोज की तरह गली के बाहर तख्ते पर बैठा था। इसी समय वह कौवा वहां से भटक कर उस मलबे में पड़ी चौखट पर बैठ गया तो कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उस पर भौंकने लगा। कौवे के उड़ जाने के बाद कुत्ता पहलवान को देखकर उस पर भौंकने लगा। पत्थर मारने पर भी वह न हटा तो पहलवान को एक ही सिल पर जा लेटा। इधर कुत्ता बहुत देर तक भौंकता और गुर्राता रहा। यह है कहानी का सारांश, कथानक। अब देखते हैं कथ्य शिल्प। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वे 7.5 साल के बाद वो लाहौर से अमृतसर आए। भारत था हॉकी मैच का देखने। उन्हें अपने घर और बाजार को फिर से देखना था जो उनके लिए प्राय हो गए थे। अब वो उन्हें अपना नहीं समझते थे क्योंकि अब उनके घरों पर, उनकी जमीन पर किसी और ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। बाजार से गुजरते हुए एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर बाजार था, यहाँ पर दुकानें होती थी, यहाँ पर इसकी दुकानें होती थी, यहाँ पर वे लोग होते थे। तो अब मुसलमान की टोली का अमृतसर के बाजार में घूमते हुए अनेक परिवर्तनों को लक्ष्य करना और हिंदुओं की प्रतिक्रियाएं, गनी मियाँ का अपने मोहल्ले में आना और अपने मकान का मलबा देखना, यह सभी घटनाएं कथा का विकास करती हैं। तो सब धीरे धीरे सब घटित होता है। वे प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ के मुसलमान, यहाँ पर मुसलमान आते हैं, मतलब कि लाहौर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपनी चीजों को देखकर, अपने घर को देखकर, गलियों को देखकर अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं और आपस में बातें करते हैं। और यहाँ के जो लोग होते हैं तो उन्हें देखकर वो भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। संघर्ष की स्थिति तब आती है जब गनी मनोरी और रखे पहलवान से मिलकर न केवल अपना दुख व्यक्त करता है बल्कि उन्हें दुआ देते हुए उनके प्रति सद्भावना भी प्रकट करता है। शायद ही वह पहलवान को अपने बेटे जैसा भी कहता है। कि गनी के मन में इस तरह का कोई मलाल नहीं है और उसे पता भी नहीं है कि रखे पहलवान ने ही उसके बेटे को मारा है, उसके परिवार को मारा है। फिर भी वह उन्हें दुआएं देता है और उसके मन में दूसरों के प्रति सद्भावना है। लोगों का विचार था कि अब दोनों आमने सामने आए हैं तो बात जरूर खुलेगी, फिर हो सकता है दोनों में झगड़ा हो। लोग ये जानते थे कि अब यहाँ पर गनी को पता चल जाएगा कि उसके परिवार को मारने वाला यही रखा पहलवान है। अब बात खुल जाएगी, अब दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि अब पहले जैसा माहौल नहीं है, अब वे दिन नहीं रहे। पर ऐसा नहीं हुआ। बेटे की मृत्यु की स्थिति के बारे में जाने बिना ही गनी वहां से चला जाता है। मलबे का मालिक कौन है? इस प्रश्न की चरम सीमा और कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक और प्रासंगिक है कि जो रखा पहलवान है तो वह, उसकी नजर पहले से ही उस घर पर थी। तो उसी समय किसी ने उस घर को जला दिया और वह एक राख का ढेर बन गया, मलबे का ढेर बन गया। तो अब भी उस मलबे के ढेर को वह रखा पहलवान अपनी जागीर समझता है, अपना अधिकार दिखाता है। वहां पर किसी को भटकने नहीं देता, कोई वहां पर किसी को रहने नहीं देता। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुएं के सिल पर जाकर लेट गया। उसके वहां से लौट हटते ही कुत्ता गली में उतर आया। काफी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक बार कान झटक मलबे पर लौट आया और फिर वहीं कोने में बैठकर गुर्राने लगा। इस तरह से कहानी का समापन होता है। कथानक संक्षिप्त है जिसका क्रमबद्ध घटनाक्रम से उचित विस्तार प्रदान किया गया है। कथानक में मौलिकता है, रोचकता है, विश्वसनीयता है, प्रभावनीयता है, उत्सुकता है आदि गुण मिलते हैं। कहानी का आरंभ, मध्य और अंत प्रभावशाली है जो लोगों के मन में, दिलों में
अपनी एक स्पष्ट छाप छोड़ता है और आज भी वह प्रासंगिक सा लगता है। लोग उस दुख को आज भी महसूस करने लगते हैं जो समय लोगों पर बीती थी। कहानी का अंत नई कहानी के अनुरूप है जो पाठक के समक्ष अपने प्रश्नों को छोड़ जाता है। अंत कथानक की दृष्टि से मलबे का मालिक एक सफल कहानी कही जा सकती है। अब इसके कहानी के पात्र और चरित्र देखते हैं। मोनू राकेश के अधिकांश पात्र पारिवारिक विघटन की विडंबना को झेलते हैं। तो अधिकतर पात्र आज की आधुनिकता से लिए गए होते हैं और उनके जो पात्र होते हैं पारिवारिक विघटन की दशा का सामना करते हैं। कहानी के मुख्य पात्र अब्दुल गनी और रखा पहलवान हैं। नूरी और लच्छा गौण पात्र हैं। इस कहानी में मलबे के मालिक अब्दुल गनी जो बंटवारे के 7.5 साल बाद लाहौर से अमृतसर में अपना घर देखने के लिए आता है। वह उसे मकान को देखना चाहता है जिसके कारण उसका पुत्र चिराग अपने परिवार के पाकिस्तान न जाकर वहीं रहना चाहता था जहां उसे उसकी बीवी और बच्चे से सांप्रदायिक विभीषिका का शिकार होना पड़ा था। गनी ने पहले ही अपने बेटे को वहां से जाने के लिए बोला था लेकिन उसका बेटा चिराग जाने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर ये अपने ही लोग हैं। अपनों के बीच में डर कैसा। और मकान जो नया मकान बनाया है वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था इसलिए उसका परिवार वह उस विभीषिका में मर जाते हैं। मकान को देखते ही अतीत की स्मृतियां गनी को घेर लेती है और वह रह रहकर अपने पुत्र का ध्यान करता है और बहुत दुखी होता है और वह रोता भी है अपनी पुरानी यादों को याद कर कर। उसकी दूरदर्शिता का परिचय इसी बात से लग जाता है कि उसने समय रहते उस स्थान का परित्याग कर देने का निश्चय कर लिया जहां वह अपनी रक्षा कर पाने में असमर्थ था। उसने अपने पुत्र को भी यही सलाह दी थी कि यहाँ से चले लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, यहाँ के लोग अपने हैं, वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि वे लोग उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कनीमिया एक निराश पिता है। उसके लिए अब जीवन एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गया है पर उसकी मानवता अभी समाप्त नहीं हुई। पुत्र की मृत्यु को होनी मानकर स्वीकार कर लिया पर रखे पहलवान के लिए उसके मन में रंच मात्र भी शंका नहीं है। वह इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराता। पहलवान के प्रति उसके मुसलमान पुत्र का विश्वास उसका अपना भी विश्वास था कि उसे विश्वास था कि वह उसकी रक्षा करेगा। दूसरी ओर रखे पहलवान अमृतसर वासी और गली का दादा है। उसका रोब सभी पर अधिक है। सभी उससे आतंकित रहते हैं। वह एक स्वार्थी और विश्वासघाती व्यक्ति है जिसने गनी के पुत्र की हत्या की थी, उसके परिवार की हत्या की थी। स्वार्थी की पूर्ति के लिए अमानवीय बन जाने के बावजूद उसके मन में किसी प्रकार का पश्चाताप की भावना नहीं है। नए मकान के लोभ के कारण ही वह चिराग के परिवार को समाप्त कर डालता है यानी मार डालता है। उसके इस जघन्य कृत्य को सभी जानते हैं पर उसके आतंक के कारण कुछ नहीं कहते। कनीमिया का सौहार्दपूर्ण व्यवहार थोड़ी देर के लिए उसे परिवर्तित कर लाता है। इस निश्चल व्यक्ति की भावना पहलवान से सहन नहीं होती लेकिन उसके चरित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। वह पहले की तरह स्वयं को मलबे का मालिक समझकर लोक पंडित की भैंस को धक्का देकर मलबे के पास से हटाता है। कहने का मतलब यह है कि जिसका जैसा चरित्र वह अंत तक वैसा ही बना रहता है। वह उस मलबे को यानी जहाँ पर वो घर था गनी का उसको अपनी जागीर समझता है और उस पर अपना अधिकार दिखाता है। वहां पर किसी को वह भटकने नहीं देता। कहानी के अंत में कुत्ता और कौवा कहानी की संकेतात्मकता को स्पष्ट करते हैं। रक्का जहां उसके मलबे के ढेर को अपनी संपत्ति समझकर किसी को भी वहां भटकने नहीं देता। वह कुत्ता उसके उस दावे को झुठलाता है, अपना एक अधिकार स्थापित करता है और जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि अब उस ढेर के पास कोई भी नहीं है तब तक वह कुत्ता भौंकता रहता है।
कथोपकथन या संवाद योजना। संक्षिप्त, सरल किंतु अनुभूतियों की सहज और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति करने वाले संवाद हैं। लोगों के मन में स्पष्ट छाप छोड़ते हैं। संवाद कहीं कहीं पर छोटे हैं, कहीं कहीं पर बड़े हैं, लेकिन वह हृदय को छूने वाले हैं। पात्रों का संवाद दोनों की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करता है तथा उनकी मानसिक भावना और यंत्रणा भी उनके व्यवहार में झलकती है। लोगों के पारस्परिक मिलते जुलते संवाद जहाँ पात्र के प्रति जन सामान्य की धारणा व्यक्त करते हैं, वही लेखक के कथा कौशल का भी परिचय देते हैं। देश काल वातावरण। देश के विभाजन के बाद की 7.5 साल बाद की घटना इस कहानी के माध्यम से दिखाई गई है कि उस समय घटना घटी थी जब देश का विभाजन हुआ था, तो लोग अपने हॉकी मैच के देखने के बहाने अपने घरों गलियों अपने स्थान को देखने आए थे जहाँ पर वो पहले रहते हैं। अमृतसर के बाजार और मोहल्ले के बारे में आपस में वो बात करते हैं, बताते हैं कि ये पहले बाजार कैसा था, यहाँ पर कौन कौन सी दुकानें थी, कौन कौन किस तरह का काम करता था। भाषा से सिद्ध किया गया है कि भाषा एक सरल है, स्वाभाविक है, और यह भी बताने की चेष्टा की गई है कि दोनों जने की भाषाएं एक समान है, लेकिन जगह बदल गई है, दो देश बन गए हैं, लोग आपस में बट गए हैं, लेकिन दोनों की भाषा संस्कृति एक समान है। तत्कालीन वातावरण और वहाँ के तत्कालीन वातावरण का दृश्य इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। आतंकपूर्ण स्थितियों का वर्णन कि उस समय जो घटित हुआ, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तो उस तरह की आतंकपूर्ण घटना का इस कहानी के माध्यम से जिक्र किया गया है और शरीर में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटित होती है। वह बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसके घाव आज तक भी नहीं मिटे हैं। पहलवान कौवा और कुत्ता का अपने अधिकार के लिए संघर्ष देश के विभाजन के फलस्वरूप भारत के सामाजिक परिवेश का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। रचना शिल्प और भाषा शैली। रचना शैली और भाषा शैली के आधार पर रचना शिल्प का अध्ययन ऐतिहासिक शैली पर उसमें कथोपकथन शैली और प्रतीकात्मक शैली का भी पुट देखने को मिलता है। मलबे का मालिक कहानी की भाषा सहज, सरल, सुबोध एवं प्रभाव में है। इसमें कहीं कहीं पर तत्सम, तद्भव, देश और विदेशी, ग्रामीण किसी भी प्रकार के शब्द इस कहानी में देखे जा सकते हैं। वैसे उसका वहाँ प्रयोग किया गया है। उर्दू और पंजाबी के शब्दों का अवसर के अनुकूल कहानी में प्रयोग किया गया है। कहानी का मुख्य पात्र गनी मियाँ है। अंत भाषा में उर्दू के शब्दों की बहुलता स्पष्ट रूप से इस पात्र के माध्यम से देखी जा सकती है। वाक्य विन्यास अत्यंत प्रभावशाली है। वाक्य छोटे किंतु बोधगम्य व व्याकरण समस्त है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। देश काल वातावरण एवं कथानक के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा की सांकेतिकता कहानी के अंतिम चरण में कौवे और कुत्ते के माध्यम से दर्शाई गई है। ये दोनों ही जुड़े हुए जीवन के संकेत माध्यम है। उद्देश्य यथार्थ को व्यापक सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उस सामाजिक परिवेश की कहानी जो देश के विभाजन का परिणाम थी। देश आपस में बट गया था, लोग बट गए थे। प्रत्येक साहित्यिक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस दृष्टिकोण से मलबे का मालिक कहानी भी कोई अपवाद नहीं है। मलबे का मालिक कहानी का उद्देश्य भारत पाक विभाजन के समय हुई सांप्रदायिक हिंसा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। लोग किस तरह से उस विभीषिका से सामना करके जी रहे थे, किन लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया था। लेखक ने आलोचक कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किस प्रकार 1947 में भारत पाक विभाजन के समय घटनाओं और हिंसा की ऐसी आग भड़की जिसने मानव के संबंध को जलाकर राख कर दिया था। भारत पाक विभाजन के समय मानवीय संबंधों में जो दरार आई उसकी भरपाई संभवतः सदियों तक नहीं हो पाएगी। यह कहानी वृद्धगनी या रखे पहलवान की नहीं है, बल्कि विभाजन की विभीषिका में बच्चे उन मलबे की है जो हमारे सामने आज भी जो का त्यों पड़ा है।
और उन लोगों की है जिन लोगों ने इस त्रासदी को झेला है और आज तक उस घाव को नहीं भर पाए हैं, और जिसकी चौखट की सड़ी लकड़ी ऐसे रेसे निरंतर जड़ रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि यह मलबा न तो गनी का है, न ही रखे पहलवान का, न कुत्ते का और न ही कौवे का। यह तो अब बीत चुके इतिहास का अवशेष मात्र है, जिसे उठाकर फेंक दिया जाना चाहिए। इसी के बाद नवजीवन का निर्माण और नवीन मूल्यों की स्थापना संभव है। नहीं तो इस तरह की चीजें हमें अतीत में ले जाएंगी और पुरानी बातें हमें याद दिला जाएंगी उस भविष्य का को जिस समय लोगों ने इसका सामना किया था। क्या? इस अतीत को बुलाने में ही सबकी भलाई है, तभी एक नवजीवन का निर्माण होगा, तभी एक नया सूर्योदय होगा, जिससे हम अपने विकास में आगे बढ़ सकते हैं। शीर्षक की सार्थकता। नई कहानी के अधिकांश शीर्षक प्राचीन परिपाटी से तनिक हटकर कहानी की संवेदना व्यक्त करते हैं, जीवन दृष्टि और मानसिक स्थिति से संबंध रहते हैं। इनमें प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता अधिक रहती है। निष्कर्ष। कहानी का अंत भी सांकेतिक भाव की ओर इशारा करता है। वह यह भटका हुआ कौवा और उसे उड़ाने वाला पहलवान दोनों को दूर हटाकर वहां अधिकार जमाने के लिए प्रगतिशील कुत्ता अपनी दृष्टि से इन तीनों का मलबे पर अधिकार है। यह कहानी बड़ी ही सार्थक है और यथार्थ पर आधारित है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।